अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरीज़ के बारे में कि भाई कोवलेंट बॉन्ड की थ्योरीज़ के हमने जो है आधे एमसीक्यूज़ कर लिए थे। यहाँ तक हमने एमसीक्यूज़ कर लिए थे। अब इसके बाद 12 एमसीक्यूज़ नंबर 12 के बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 13, जो कि कह रहा है आपसे कि ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और वो क्यों करता है? क्योंकि वो पैरेलल होता है टू इट्स प्लेन, या फिर परपेंडिकुलर होता है, या फिर क्योंकि उसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, या फिर ए और सी बोथ। ठीक है, तो ज़रा इसको समझते हैं कि हमारे पास हम जब ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट इज द फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन जो है तीन फॉर्म के अंदर पाया जाता है। एक कोयला, दूसरा डायमंड, तीसरा ग्रेफाइट। और भी होते हैं जैसे बकीबॉल हो गया। तो बकीबॉल को भी हम जो है एडवांस जो है हम कहते हैं कि भाई बकीबॉल भी एक कार्बन की एक फॉर्म है। तो हम जो है अभी ग्रेफाइट की बात करनी है हमने। तो हम जो है ग्रेफाइट की जब बात करेंगे तो ये देखें, ग्रेफाइट जो है कुछ अगर मैं आपको बताऊं तो इस शेप का होता है। ग्रेफाइट के अंदर हेक्सागोनल शेप होता है। ये हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 6, जिसके 6 कॉर्नर होते हैं तो हम बोलते हैं हेक्सागोनल है, क्योंकि हेक्स कहते हैं 6 को। अच्छा, हर कॉर्नर पे एक कार्बन लगा हुआ है, 1 2 3 4 5, और ये 6 कार्बन। अब कार्बन, अब पहले तो ये समझना पड़ेगा कि भाई आपसे बोल रहे हैं कि ग्रेफाइट क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो क्या पहले तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और अगर करता है तो भाई क्यों करता है? तो ग्रेफाइट के अंदर होता है कार्बन। या अगर मैं आपको बोलूं कि इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली कहीं से भी गुजरती है, कहीं से भी पास होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए दो चीजें चाहिए। और वो क्या क्या? नंबर 1 पे चाहिए आइंस चाहिए होते हैं, और नंबर 2 पे चाहिए होता है फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ये दो चीजें होंगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, वरना इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अच्छा, तो आइंस की हम बात कर रहे हैं। तो आइंस के बारे में हमने कहा कि अब देखो, पानी, अगर मैं प्योर पानी लेता हूं, पानी ले लेता हूं एक गिलास, और अगर पानी प्योर है तो क्या उसके अंदर से आया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या फिर नहीं होगी? तो करेक्ट आंसर है कि भाई उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी अगर पानी प्योर है। तो अब मुझे पानी में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना है, तो मैं क्या करूंगा? तो मैं जो है उसके अंदर थोड़ा सा जो है नमक डाल दूंगा। अब नमक पानी के अंदर डालने से होगा क्या? नमक आपको पता है, नमक ये जिस तरह यहाँ पे नमक इत्तेफाक से बना हुआ है, तो नमक जो है ना, यानी कि Na और Cl। तो जैसे ही नमक मैं डालूंगा पानी के अंदर, Na जो है टूट के अपने आप को एटम से आइंस के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। तो यानी कि Na बन जाएगा Na पॉजिटिव आइंस, और क्लोरीन जो है बन जाएगा वो Cl नेगेटिव आइंस। तो अब आइंस प्रोड्यूस होगा पानी के अंदर नमक डालने से, पॉजिटिव आइंस भी प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव आइंस भी प्रोड्यूस होगा। तो अब जब दो आइंस प्रोड्यूस हो गए, तो अब मैं बोलूंगा कि भाई पानी के अंदर आइंस आ गए हैं, तो अब पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसका मतलब पता चला कि भाई इलेक्ट्रिसिटी को गुजारने के लिए आइंस का होना जरूरी है, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। तो यहां पे देखते हैं, अगर मैंने बताया हर कॉर्नर पे जो है एक कार्बन लगा हुआ है। कार्बन आपको पता है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के अंदर? कार्बन ग्रुप 4a से बिलोंग करता है। तो भाई 4a से बिलोंग करता है तो वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए। वैलेंसी क्या होगी इसकी? वैलेंसी +4 होगी या फिर -4 होगी। लास्ट वीडियोस के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी वैलेंसीज के बारे में। तो +4 या फिर -4। अच्छा, तो अब +4 है या फिर -4 है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखो जरा, एक कार्बन, ये वाला एक कार्बन, ये जो बड़ा डॉट है कॉर्नर पे, हर कार्बन के पास, जैसे मैं इस कार्बन की अगर बात करूं तो ये एक दूसरे से अटैच होते हैं ना, इस तरीके से एक पूरी चेन बनती है ग्रेफाइट की। तो मैं अगर इस कार्बन की बात करता हूं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है? 4।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसने इससे एक्सेप्ट कर शेयरिंग कर ली, दूसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसने इस वाले कार्बन से कर ली, तीसरे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसने इस वाले कार्बन से कर ली। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इसने कर ली। तो अब लेकिन इसके पास हैं कितने टोटल? 4 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी इसका बच रहा है जो कि इसके अपने पास है। तो ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी और एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया वो मैंने यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन वो इसके पास एक बच गया कि भाई वो किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा। ये रहा वो फ्री इलेक्ट्रॉन और ये रहे वो 3 इलेक्ट्रॉन जो कि शेयरिंग कर रहे हैं बाकी दूसरे कार्बन से। अब इस तरह हर कार्बन के पास 3 की शेयरिंग हो रही होगी और एक उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया होगा। तो जितने भी कार्बन है सबके पास देखो अगर एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, हर कार्बन के पास हर कार्बन के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है। सही है। तो इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो हमने बोला कि भाई जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और ग्रेफाइट के पास हमारे पास ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो ग्रेफाइट इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा क्योंकि उसके पास क्या मौजूद है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सही है। तो इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं होंगे तो भाई ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो अब यहां पे आ जाते हैं कि भाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू इट्स प्लेन। ये एक दूसरे से पैरेलल होते हैं क्योंकि ये देखो इनका प्लेन जो है हमारे पास कैसा है? पैरेलल। ये एक कार्बन की शेयरिंग उसके पैरेलल एक कार्बन की शेयरिंग सारे एक दूसरे से पैरेलल मौजूद हैं। तो पैरेलल भी हैं जिसकी अच्छा पैरेलल होने की वजह से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है कि भाई ये सारे एक दूसरे से पैरेलल हैं तो हर तरफ से 3-3 कार्बन के साथ जो है शेयरिंग होगी। तो 3 कार्बन के साथ होगी तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। चलो ये भी सही है। अच्छा परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ये जो है परपेंडिकुलर जो है होता है, परपेंडिकुलर तो नहीं है, परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री देखो शायद कहीं पे भी नहीं बन रहा, परपेंडिकुलर तो नहीं होगा। ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके अंदर। देखो एक कार्बन, अब मैं से समझाता हूं, एक कार्बन उसके पास कितने जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया तो sp2 के पास एक s होगा और 2 p होंगे। तो ये देखो एक ये s की s ऑर्बिटल बन गया ये, और यहां पे 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 और ये 3। तो 3 किसके अंदर पाए जाते हैं? sp2 के अंदर पाए जाते हैं। तो sp2 भी बन रहा है भाई यहाँ पे। तो ये भी करेक्ट है। तो इसलिए हमने बोला कि भाई हम किसकी तरफ जाएंगे? बोथ ए एंड सी। ऐसे वाले ऑप्शन में ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि आपके पास ए और सी दो ऑप्शन जब देते हैं तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि वो हो। मतलब ये इस सूरत में बता रहा हूँ कि अगर आपके पास आपको कोई एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या करूँ और ये भी लग रहा है वो भी लग रहा है, तो आप कोशिश करें फिर तो, क्योंकि आपके पास तो चारा ही नहीं है ना, तो भाई आपने ये जो है ए और सी लगा देना है। अगर ये बिल्कुल लास्ट होता है कि हाँ यार सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं, उम्मीदों की कोई किरण एक नज़र आती है ऐसे ए और सी के साथ, तो वो जो है आप उसको लगा सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच वन कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा जो है इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है? HCl। HCl के अंदर आपको अगर याद हो पोलर कोवलेंट बॉन्ड लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो दो तो हैं, तो जब दो तो कोवलेंट बॉन्ड आ गए तो इसका मतलब तो भाई ऑल ऑफ दीज की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब अमोनिया पता हो ना पता हो, लेकिन आपको ऑल ऑफ दीज की तरफ जाना पड़ेगा उन दोनों को अगर पता है तो। अमोनिया भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और कौन सा कोवलेंट बॉन्ड? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, sp हाइब्रिडाइजेशन इज फाउंड इन। तो sp किसके अंदर मिलता है? लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया, इथेन, इथीन, मीथेन या फिर इथाइन। तो इन चारों में से आपको ऑप्शन सही लगाना है। अगर आपने नहीं देखा है हाइब्रिडाइजेशन का एक पूरा ओवरव्यू जिसमें अंदर थोड़ा डिटेल से बता दिया था मैंने, तो आप वो देख लें ताकि जो है इस एमसीक्यूज का भी, क्योंकि मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन से लाजमी एमसीक्यूज आएगा, तो अब आपको ये जो है हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक करना ही करना पड़ेगा बिल्कुल लाजमी तौर पर। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो डायपोल। जीरो डायपोल, डायपोल मोमेंट भी पढ़ लिया भाई हमने कि भाई जीरो डायपोल किसका होता है? जो नॉन पोलर होते हैं। यही बात की थी कि भाई नॉन पोलर, कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर दिख रहा है,
हाइड्रोजन भी नॉन पोलर दिख रहा है, तो दो दिख गए, इसका मतलब हम किसकी तरफ जाएंगे, ऑल ऑफ दिस। CCl4 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, ये भी एक नॉन पोलर कंपाउंड है जो कि तो जब नॉन पोलर कंपाउंड है तो फिर डायपोल कितना होगा इसका भी, 0 होगा, सही है। Isotopes of hydrogen, isotopes of H2 which contain double the number of neutron than proton। अच्छा, हाइड्रोजन के कौन से आइसोटोप हैं जो न्यूट्रॉन जिसके अंदर डबल होता है देन द प्रोटॉन। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन का भी टॉपिक हमने चैप्टर 2 के अंदर डिस्कस किया था, तो वो मेरे ख्याल से पार्ट 3 या 4 के अंदर आपको मिल जाएगा। तो आइसोटोप्स आप देखेंगे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम के अंदर 0 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, ड्यूटियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, और ट्रिटियम के अंदर 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। सीक्वेंस आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो ट्रिटियम जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें 1 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो न्यूट्रॉन डबल है एज कंपेयर टू प्रोटॉन। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज, द बॉन्ड इन HCl इज, HCl के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, तो अभी डिस्कस किया, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड नहीं मिलता, ना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है, ना फिर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज, द बॉन्ड बिटवीन N एंड H पॉजिटिव इन NH4OH, इसके बिटवीन NH4OH के बिटवीन कौन सा जो है बॉन्ड पाया जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। अब क्यों पाया जाएगा इसको जरा समझ लेते हैं, लॉजिक क्या है इसके पीछे की। आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड कब बनता है ये समझ लो, जब क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो तो भाई बॉन्ड बनेगा कौन सा, आयोनिक। लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हमने डिस्कस किया था कि 1.7 से कम होगा तो हम बोलेंगे कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट, और अगर 0 होगा तो फिर कौन सा बॉन्ड था, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और अगर 1 पॉइंट समथिंग, 1.1, 1.2, 0.8, 0.9, 1.7 से नीचे नीचे तक है तो फिर कौन सा होगा, पोलर कोवेलेंट। 0 पे नॉन पोलर और 1.7 से नीचे नीचे तक में पोलर कोवेलेंट, जैसे HCl बन रहा था, 1.3 का डिफरेंस था तो पोलर कोवेलेंट। 1.7 से ज्यादा होगा तो भाई आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि Cl के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो Cl क्या करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना उसको छीनना आसान है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो फोर्स एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि भाई क्लोरीन जो है कितने क्लोरीन की वो एबिलिटी जो सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, सही है। क्लोरीन की वो एबिलिटी जो सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो ये खींच रहा है, तो जितना ज्यादा फोर्स से खींचेगा उतना अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा वो क्लोरीन को उतनी आसानी होगी उस इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के अंदर। तो क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन को तोड़ा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा था, तो तोड़ लिया। अब क्या हो गया यहाँ पे, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज्यादा फोर्स से लगाया तो भाई हमेशा के लिए उसने उसको अपने पास रख लिया। तो इसलिए हमारे पास ये बॉन्ड बना कौन सा, आयोनिक बॉन्ड। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब भाई म्यूचुअल शेयरिंग होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब म्यूचुअल शेयरिंग, अब वही क्लोरीन जो सोडियम को छीन रहा था, जिसने कंप्लीटली छीन लिया था इलेक्ट्रॉन को, जब वो आया हाइड्रोजन के पास। अच्छा, क्लोरीन की सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर 1.7 से ज्यादा का डिफरेंस था, बहुत जो कि ज्यादा होता है, तो इसने क्लोरीन ने आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन को छीन लिया। इन दोनों के दरमियान लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होता है वो देखो
जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे 1.7 का है या उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा ही होता है थोड़ा सा पॉइंट में, तो 1.7 का है मतलब कंप्लीटली ले लिया इसने। यहाँ पे इसकी 3.5 और हाइड्रोजन की 2.2, तो डिफरेंस कितने का हुआ, माइनस करेंगे 1.3, तो डिफरेंस कम है, तो इसलिए क्लोरीन छीनना तो चाहेगा लेकिन उस तरीके से कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो उतनी फोर्स नहीं लगा पाएगा कि हमेशा के लिए छीन ले। तो इसलिए यहां पे आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। फिर कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो यहां पे जो है अब बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। अब बनेगा कोवलेंट बॉन्ड क्योंकि इसने हमेशा के लिए नहीं छीना। अब म्यूचुअल शेयरिंग होगी, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कभी इसको देगा, कभी यहाँ पे ये क्लोरीन जो है उसको अपना इलेक्ट्रॉन वापस करके, उसका इलेक्ट्रॉन वापस करके फिर अपना इलेक्ट्रॉन भी दे देगा। तो इस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड। अब आते हैं असल जो हमें पढ़ना है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय ओनली वन एटम, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी सिर्फ और सिर्फ एक एटम की तरफ से। अब वो कैसे होगी, वन साइडेड शेयरिंग कैसे होगी, तो देखो जरा, यहां पे अमोनिया है यानी कि NH3, तो NH3 की हम बात कर रहे हैं। तो अभी हमने बोला NH3, इससे पहले भी NH3 का जिक्र आया था। तो NH3 जो है, ये देखो यहां पे पूछे थे ना विच वन कंटेन कोवलेंट बॉन्ड, हमने बोला ऑल ऑफ दीज के, मतलब NH3 भी कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, NH3 के अंदर कौन सा बॉन्ड बना हुआ है भाई, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ये कोवलेंट बॉन्ड है के थ्रू जो है आपस में अटैच हुए हुए हैं। HCl के अंदर भी आपको पता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड, तो ये भी कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हुए हैं। तो आखिरी वैलेंसी इसकी भी कंप्लीट है क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बन गया ना। बॉन्ड बनाने का मकसद क्या होता है कि भाई आखिरी शेल को कंप्लीट करना, तो आखिरी वैलेंसी आखिरी शेल इसका भी कंप्लीट है और आखिरी शेल इसका भी कंप्लीट ही होगा क्योंकि बॉन्ड बन चुका है। तो अब इसने पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, इसने भी कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ, तो अब फिर शेयरिंग कैसे होगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, जब हाइड्रोजन बोलेगा कि भाई अब मुझे जो है फर्दर क्लोरीन के साथ नहीं रहना, अब मुझे क्लोरीन के साथ नहीं रहना, अब मुझे किसके पास आना है, मुझे अमोनिया के पास आना है यानी कि नाइट्रोजन के पास आना है। जब हाइड्रोजन बोलेगा कि भाई मुझे नाइट्रोजन के पास आना है, तो नाइट्रोजन बोलेगा मेरे पास तो जगह नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो है तीन तीन मौजूद है यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि उसके पास जगह नहीं है तो वो बोलेगा भाई कि भाई नहीं बना सकता। लेकिन फिर भी हाइड्रोजन कोशिश करेगा कि भाई मैं जो है बॉन्ड बनाऊं किसके साथ ही, नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाऊं। तो हाइड्रोजन जबरदस्ती क्लोरीन को छोड़ के वो आ जाएगा नाइट्रोजन के पास। अब नाइट्रोजन के पास तो आ गया लेकिन उसके पास जगह नहीं थी, तो इसने बोला कि भाई तुम एक काम करो, तुम्हारे पास ये एक लोन पेयर मौजूद है, ये जो ये वाले दो पेयर होते हैं ना, ये जो ऊपर मौजूद हैं, ये लोन पेयर है। ये बॉन्ड पेयर होता है जो किसी के साथ बॉन्ड की शेयरिंग करता है, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर। तो हाइड्रोजन बोलेगा कि भाई मैं, मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन था वो मैंने क्लोरीन को दे दिया और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव आयन बन गया, नेगेटिव आयन में उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। क्लोरीन ने बोला भाई मुझे जरूरत नहीं है, क्लोरीन ने भी छोड़ा। फिर हाइड्रोजन यहां पे आया, उसने बोला तुम्हारे पास एक लोन पेयर मौजूद है, तुम उस लोन पेयर की शेयरिंग जो है मेरे साथ कर लो। तो ये जो लोन पेयर की शेयरिंग है, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर शेयर कर लेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से यहां पे शेयरिंग की किसने की, सिर्फ नाइट्रोजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो क्या हुआ फिर यहां पे, इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय ओनली वन एटम, यहां पे सिर्फ एक एटम ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की और वो है नाइट्रोजन। ठीक है, तो जब इस तरीके की शेयरिंग होगी तो हम बोलेंगे बॉन्ड कौन सा बन रहा है भाई, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, तो ये देख लो यहां पे नाइट्रोजन और H पॉजिटिव वही सिनेरियो बन गया बिल्कुल। तो नाइट्रोजन जब H पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, H पॉजिटिव तो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना हाइड्रोजन के पास, हाइड्रोजन H होता सिर्फ तो हाइड्रोजन होता, H पॉजिटिव है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो था वो भी दे के आया हुआ है, किसी को भी दे के आया हुआ है। तो जब एक ही एटम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और वो नाइट्रोजन है, तो इसका मतलब बॉन्ड बनेगा कौन सा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा,
स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो जरा स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं जो है स्ट्रक्चर को थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर दूंगा, तो स्ट्रक्चर को जरा देख लें अगर। तो स्ट्रक्चर कह रहा है, अच्छा पहले तो स्ट्रक्चर की हम बात कर लें। तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर थे, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। तो ये मैंने बोला था एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। अब एग्जाम्पल कैसे है, जैसे BeCl2। अब ये कौन सा शेप बना रहा है, लीनियर शेप। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का बनेगा भाई, इस तरीके का बनेगा। सेंट्रल एटम A है और साइडेड एटम जो है X है। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे Be सेंट्रल एटम, वो सेंटर में आ जाएगा, और Cl जो है साइडेड एटम, तो दोनों X की जगह पे एक एक Cl आ जाएंगे। इस तरह C कार्बन डाइऑक्साइड में C बीच में आ जाएगा, और O जो है दोनों साइड पे इसके आ जाएंगे। शेप बनेगा लीनियर। अब इसके पास दो पेयर होते हैं टोटल, और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर होते हैं, और एक भी लोन पेयर नहीं होता। क्या मतलब, BeCl2 को देख लो। चलो लीनियर की बात कर रहे हैं ना हम, तो लीनियर की बात कर रहे हैं। BeCl2 ये देखो 180 डिग्री इस तरीके से बन जाएगा। सेंट्रल एटम, सराउंडेड एटम, सराउंडेड एटम, ठीक है। अब देखो बी कौन से ग्रुप में होता है, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, ये सिर्फ देखना नहीं पड़ेगा, आपको याद करने पड़ेंगे ये सारी चीजें। बीई ग्रुप 2A के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई, 2A के अंदर है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो बी के आखिरी शेल बनाते हैं हम सिर्फ, तो आखिरी शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अब क्या हुआ, आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन चाहिए कितने टोटल आखिरी शेल को कंप्लीट होने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। ऑक्टेट होता है ना, ऑक्टेट रूल हमने बात की थी, ऑक्टेट रूल की। तो ऑक्टेट रूल मतलब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 हैं। तो क्या आसानी है 8 करने के लिए कि मैं 6 इलेक्ट्रॉन ले लूं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं। तो जाहिर है भाई 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है एज कंपेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो 2 इलेक्ट्रॉन बेरिलियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 7A ग्रुप में है, तो क्लोरीन 7A ग्रुप में है, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 टोटल चाहिए होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो एक क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरे क्लोरीन ने दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसलिए एक बेरिलियम ने 2 क्लोरीन के साथ मिलकर अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब देखो, ये आपको पता है, मैंने बोला कि भाई जो किसी के साथ बॉन्ड बन के जो पेयर बनता है वो बॉन्ड पेयर होता है। तो ये देखो, ये एक बॉन्ड पेयर और ये जो है दूसरा बॉन्ड पेयर, तो यही बात तो कही थी। उसके अलावा देखो बेरिलियम के पास और कोई भी लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते, हम बोलते हैं लोन पेयर है, लेकिन अभी कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ 2 पेयर हैं और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हैं। तो 2 पेयर टोटल और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर। फिर दूसरा शेप है ट्राइगोनल पायरामाइडल। इस तरीके का कुछ बनता है कि भाई जैसे BF3 है, बी सेंटर में आ जाएगा, तीनों साइड पे F आ जाएंगे, 3 पेयर, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर। ये देखो ट्राइगोनल प्लानर, बी बीच में सेंट्रल एटम। बी कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, बी बिलोंग करता है ग्रुप 3A से। अब 3A से बिलोंग करता है तो भाई बी आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, एक की शेयरिंग की उसने फ्लोरीन से, दूसरे की शेयरिंग की फ्लोरीन से, तीसरे की शेयरिंग की वो भी फ्लोरीन से। तो 3 इलेक्ट्रॉन तीनों के तीनों जो है इसने शेयर कर लिए फ्लोरीन से। तो 3 पेयर, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर, तो तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर होगा। तो भाई ये तो कहा था 3 पेयर होंगे, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर होंगे। टेट्राहेड्रल में जैसे कि CH4 4 पेयर होंगे, चारों के चारों बॉन्ड पेयर होंगे, जैसे कि टेट्राहेड्रल, जैसे कि मीथेन CH4 एक कार्बन होता है, आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4A ग्रुप में है। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, चारों के चारों की शेयरिंग कर ली, चारों के चारों की शेयरिंग कर ली इसने हाइड्रोजन से। एक हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, दूसरे ने दूसरा, तीसरे ने तीसरा, चौथे ने चौथा। तो चारों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, तो 4 पेयर, चारों के चारों कौन से पेयर, बॉन्ड पेयर। तो शेप बन गया कौन सा भाई, टेट्राहेड्रल।
आपने ये देख के शेप को प्रिडिक्ट करना है कि भाई 2 पेयर हैं तो शेप का नाम बता दिया लीनियर, सही है। 3 बॉन्ड पेयर हैं तो शेप का नाम बता दिया ट्राइगोनल प्लानर। 4 पेयर हैं तो शेप का नाम बता दिया टेट्राहेड्रल। फिर ट्राइगोनल पायरामाइडल। अब इसके पास क्या होगा, अब इसके पास सिनेरियो थोड़ा चेंज है। 4 पेयर होंगे, 3 बॉन्ड पेयर होगा और 1 लोन पेयर होगा। जैसे कि ट्राइगोनल पायरामाइडल, अमोनिया की एग्जांपल। अमोनिया के आखिरी शेल में, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में जो है, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है, 5 में है, तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आखिरी शेल में। तो भाई 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखो एक पहले इसको दिया, फिर इसको दिया 2 3 4, एक बच गया तो किसी का भी पेयर बना दिया, 1 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। ये देखो एक तो पहले से इसके अपने इलेक्ट्रॉन मौजूद थे ना, एक पेयर जो था वो अपने इलेक्ट्रॉन का था, बाकी के 3 पेयर की शेयरिंग कर ली उसने हाइड्रोजन के साथ, तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, और इसके अंदर 2 बॉन्ड पेयर और दो ही जो है लोन पेयर होंगे। तो जैसे वाटर, ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में क्योंकि 6 ग्रुप में है, तो 2 2 4, एक 5 और ये एक 6, तो ये भी एक लोन पेयर, ये भी एक लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर। तो शेप बन गया भाई एंगुलर। ठीक हो गया, ये अब तो समझ आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और आपने नोट डाउन भी कर लेना है इस चीज को। इफ 2p ऑर्बिटल ऑफ C ओवरलैप इट फॉर्म, अगर 2p के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा या फिर मे बी पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड, या फिर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो अगर p के ऑर्बिटल को हम ओवरलैप करते हैं यानी कि मिक्स करते हैं तो क्या बन सकता है। अच्छा, तो हाइब्रिडाइजेशन पे जब हम आए तो देखो p को हमने यहाँ पे भी ओवरलैप किया था, ये कंबाइन किया था, मिक्स किया था, तो भाई sp3 में भी मिक्स किया था, sp2 में भी मिक्स किया, sp2 में भी हमने p के ऑर्बिटल को मिक्स किया ना, 2p को मिक्स किया। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ये वाला बॉन्ड sp2 जो बना रहा था वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा था, और ये जो पैरेलल है एक दूसरे से, इसने इसके साथ जैसी बॉन्ड बनाया वो कौन सा बॉन्ड था, पैरेलल बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड। तो ये भी तो p ही मिक्स हो रहा है, तो ये जब p मिक्स हुआ तो भाई पाई बॉन्ड बना लिया, ये वाला p मिक्स हुआ तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो हमें तो पता ही नहीं है कि कौन से p की बात कर रहे हैं, इस वाले p की बात कर रहे हैं फिर इस वाले p की बात कर रहे हैं। तो सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और साथ साथ तो पाई बॉन्ड भी बन सकता है। सो मे बी पाई या फिर सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, विच एलिमेंट फॉर्म मल्टीपल, फॉर्म होगा ये, विच एलिमेंट फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि मल्टीपल बॉन्ड बना रहा होता है। मल्टीपल बॉन्ड यानी कि ज्यादा बॉन्ड बना रहा होता है। तो नाइट्रोजन के साथ आपको याद हो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है, सही है, तो इसलिए जो यहाँ पे जो है नाइट्रोजन हो जाएगा, तो मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है ना वो। ठीक है, हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर इज फाउंड इन, हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर किस में पाया जाएगा। अच्छा देखो, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर तो नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन दी ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी कि अगर मैं पीरियोडिकली जा रहा हूं यहां पे तो इंक्रीज होगी, डाउन दी ग्रुप जा रहा हूं तो वो डिक्रीज होगी। अच्छा, अब आपसे पूछ क्या रहे हैं, एक तरफ तो देखो कैल्शियम है सब में, कैल्शियम कैल्शियम, दूसरी तरफ फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन। सबसे ज्यादा इन चारों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, और वो कितनी होती है, 4 होती है। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है और वो 4 होती है। फिर इसकी कम होगी, इसकी और कम होगी, इसकी और कम होगी, डाउन दी ग्रुप डिक्रीज होती है क्योंकि। तो कैल्शियम की अगर हम कुछ भी सपोज कर लें, क्योंकि हर तरफ कैल्शियम है, लेट सपोज इसकी 2 है और इसकी 4 है, या फिर इसकी 3 मैं बोलता हूं, इसकी 3 है और इसकी मैंने बोला भाई 4 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना हुआ, 4 - 3 = 1 है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम
4 से कम ही होगी, तो मैंने बोला 3.8, 3.8 माइनस 3 इज इक्वल टू 0.8, तो कम थी। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ाता हूं, तो अभी मैंने बताया ना कि भाई 1.7 से ज्यादा का अगर डिफरेंस हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, 1.7 से ज्यादा का डिफरेंस हो, तो वो किस तरफ जाएगा, वो जाएगा आयोनिक बॉन्ड की तरफ, यानी कि आयोनिक बॉन्ड बनेगा। ऐसे लिखा था हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ी बनेगा, वो क्या बनेगा, फिर आयोनिक बॉन्ड बनेगा। हम तो बोल रहे हैं कि भाई 1.7 से डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर कम हो, तब कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना कम होता जाएगा, तो वो बॉन्ड कौन सा बनता जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहां पे फ्लोरीन और कैल्शियम, फ्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1 था, क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.8, इससे और कम होगा हम बोलते हैं 0.7, इससे और कम होगा हम बोलेंगे 0.6 है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जिसमें है, यानी कि आयोडीन और कैल्शियम, आयोडीन और कैल्शियम, ये जो है हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक लास्ट एमसीक्यूज। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज स्टेबल ड्यू टू, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर आपको पता है कौन सा बॉन्ड पाया जाता है भाई, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि स्टेबल क्यों होगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ना तो आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है, ना तो आयोनिक बॉन्ड इतने ज्यादा बनाता है, ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। लेकिन वो स्टेबिलिटी जो आती है ना, वो ट्रिपल बॉन्ड, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे उतनी स्टेबिलिटी आती जाएगी, तो इसलिए ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये चैप्टर भी हमारा क्लोज हो गया। बाकी इंशाल्लाह अगर कोशिश होगी मेरी कि भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस कर लें। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।